तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पता है आपको कि इंग्लिश क्या है, मैंने बताया था इंग्लिश इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश है बेसिकली अ लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो भाषा होती है वो कहाँ से आती है। भाषा आती है साउंड से। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक चीजों की, ठीक है ना। ग्रामर स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीजें उनका जानना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे मैं सबसे पहले कहा साउंड, ठीक, साउंड व्हेनेवर वाइब्रेशन टेक प्लेस साउंड अकर्स। जब भी वाइब्रेशन होता है, जब भी वाइब्रेशन कहीं पे क्रिएट होता है, साउंड विल क्रिएट। सपोज यू हैव अ पेपर, ओके पेपर, एंड यू पुट दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ अ फैन, तो क्या होगा, देयर विल बी साउंड ऑफ रैटलिंग। रैटलिंग कैसे से आवाज आएगी, खड़खड़ खड़खड़, वो क्या है, द वाइब्रेशन ऑफ समथिंग। जो जब भी किसी चीज का वाइब्रेशन होता है तो क्या निकलता है, साउंड निकलता है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के सेंस में हम कहते हैं द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, दिस इज आवर वोकल कॉर्ड। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड साउंड। जब भी हमारी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है तो साउंड क्या होता है, जनरेट होता है। अब इंग्लिश में हम सबसे पहले बात करते हैं कि साउंड हो गया हमारा, साउंड को आप अच्छे से समझ गए। हमने बात किया है, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट्स के बारे में। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली दिस इज द मिसकंसेप्शन। अभी तक आप पढ़ते आए हो, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता, पर आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स 26 नहीं, अल्फाबेट 1 होता है। कितने होते हैं अल्फाबेट? इंग्लिश में अल्फाबेट 1 होता है, 26 नहीं होते। ठीक है, बात समझते हैं। जैसे ए, ये आप कह रहे हो, ठीक है, इसको आप कह रहे हो, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे लेटर्स हैं। ये हमारे क्या है, लेटर्स हैं। जैसे ये ए लेटर है, इसको क्या बोलते हो आप, ए अल्फाबेट बोलोगे क्या? चलिए ठीक है, अगर मैं इसको ए अल्फाबेट बोल देता हूँ अभी आपके लिए, मैंने इसको ए अल्फाबेट बोल दिया, ठीक, ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट, सी अल्फाबेट, डी अल्फाबेट। अगर आप इसको ये कह रहे हो तो ये गलत। होता क्या है कि ये है ए लेटर, ये क्या है, ए लेटर है, ये बी लेटर है, सी लेटर है, डी लेटर है, इसी तरह जेड तक जाते हैं। ये जो 26 का कॉम्बिनेशन होता है, 26 लेटर्स, ये जो 26 लेटर हैं, ये कंबाइन करके एक अल्फाबेट बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एक अल्फाबेट। तो इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, 1, लेटर कितने होते हैं, 26। अगर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है तो मैं हिंदी से इसको समझा देता हूँ, बिल्कुल एहतियात से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हिंदी में हमें पता है कि जो अक्षर होते हैं वो कुछ ऐसा होता है, का, खा, गा, ठीक है, इसी तरह हमारा चल रहा है, ज्यादा समझ। अब इस एक को क्या कहते हो, का वर्ण, क्या कहते हो उसको, का वर्ण कहते हो कि इसको कहते हो का वर्णमाला। भाई देखिए, ये जो है पूरे 54 होते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा कलेक्टिव होता है इसे हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला, इसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ये एक वर्ण है। अब इसको ये इसको ये तो नहीं कहते ना कि ये खा वर्ण वाला है, ये गा वर्ण वाला है, ये तो नहीं कहते। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि ये ए अल्फाबेट है, ये बी अल्फाबेट है, ये सी अल्फाबेट है। गलत बोला मैंने, गलत बोला कुछ है नहीं ना भाई। जब आप इसको ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट, सी अल्फाबेट नहीं कह रहे हो तो इसको का वर्ण वाला, खा वर्ण वाला, इसको भी नहीं कहो। समझ गए ना अच्छे से? तो ये जो होते हैं ये हमारे वर्ण हैं, ठीक है, एक चक्कर में है, और इसे कहते हैं हम लोग वर्णमाला। तो हमेशा ध्यान रखो, इंग्लिश में अल्फाबेट होता है 1 और 26 होते हैं हमारे लेटर्स। समझ गए? एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही से बनता है, वो क्या करेगा, अल्फाबेट में लगा के देगा एस, यहाँ पे लगा देंगे क्या, अल्फाबेट में वो लगा देगा एस, लगा देगा अल्फाबेट से। भाई जब अल्फाबेट है सिंगुलर तो उसका प्लूरल बन सकता है क्या ना? कभी सन सुना है आपने ना, सन एक है, सन्स तो नहीं सुना होगा, ठीक है ना। मून है, मून तो नहीं, ठीक। कहने का मतलब है फादर होता है, फादर्स तो नहीं, एक ही है, ठीक है।
कहने का मतलब क्या है कि अल्फाबेट में कभी एस नहीं लगता। अगर एग्जाम में अल्फाबेट में एस लगा हुआ है तो वहां पे आप कट कर देंगे। तो समझ गए? तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि अल्फाबेट इंग्लिश में एक होता है, 26 लेटर्स, ठीक है ना, और उसी को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला जो हम उसको क्यों कहा? देखो वर्णमाला, माला जब किसी चीज की बनाओगे तो माला ऐसा थोड़ी ना कि एक चीज से माला बन जाएगी क्या ना, 2 से माला बन जाएगी क्या नहीं, 3 से माला बन जाएगी क्या नहीं, 3 चीजों को आप 3 चीजों को एक रो में करके क्या माला बना सकते हो? नहीं। लेकिन हाँ, जब यही 26 हो जाएंगे तब आपकी माला बन सकती है क्या? अब बन सकती है। इसीलिए 26 लेटर मिलकर क्या बनाते हैं? अल्फाबेट बनाते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात इसको कर लेते हैं कि भैया ये अल्फाबेट लेटर आया कहाँ से। ये बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। जो अल्फाबेट है आया कहाँ से है? आपने 2 सुने होंगे सिंबल्स, अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा, ठीक, और इसे हमने कहा क्या? बीटा। आपने संधि का नाम सुना होगा। जब संधि करते हैं जैसे सूर्य उदय, तो जब उसका जब कंबाइन करते हैं संधि को तो हो जाता है सूर्योदय, यानी कि जो वर्ड होता है थोड़ा बहुत कट छट जाता है, चेंज हो जाता है और एक नया शब्द बन जाता है। तो सूर्य उदय से क्या बन गया? सूर्योदय। इसीलिए जब ये कंबाइन होता है तो इसका हो जाता है अल्फाबेट। इसमें ए जो होता है वो हट जाता है, समझिए। तो अल्फा और बीटा के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? अल्फाबेट। तो ये थोड़ी सी समरी है, मैंने बताया कि क्यूरियोसिटी इंक्रीज करती है। मैंने क्या बताया था? पहला वाला कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला ऑफ CQ। क्या बताया मैंने? फॉर्मूला ऑफ CQ। क्या बताया? CQ का फॉर्मूला बताओ। क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी और कंसोलिडेशन, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? क्रिएटिव हो। जब क्रिएटिविटी, अब देखो क्रिएटिविटी आई ना, थोड़ा जाके दिमाग जाएगा, अवेकन माइंड। अब क्या करोगे? चीजों को कनेक्ट करोगे, और जब कनेक्ट कर लिया तो उसके बाद कंसोलिडेट हो जाएगा। कल आपने जो पढ़ा वो आपके क्या हो गया? कंसोलिडेट हो गया, दिमाग में भर गया अच्छे से, ठीक है ना। उसी तरह हमारे पास 2 फंड होते हैं, बताया था मैंने GS में। 2 फंड होते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड। इसको कहते हैं संचित निधि, ठीक है ना। और एक होता है कंटिजेंसी फंड, उसमें इमरजेंसी में वो निकाला जाता है, 500 करोड़ रुपए उसके अंदर रखा जाता है। तो समझ गए? अगर इसको लिखना हो तो लिख लो, इससे आगे बढ़े, ठीक है। कुछ वैसे है नहीं, इसको समझ में आ रहा है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। आगे तो आज पता चला वर्णमाला की अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं क्या? एक होता है अल्फाबेट 1 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अब हमने बात कर दिया कि सबसे पहले हमने बात किया साउंड की बात, ठीक। साउंड से हमने क्या बनाया? अल्फाबेट, ठीक। अल्फाबेट्स, अब अल्फाबेट को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। होते तो ये 26 में कितने होते हैं? 26 लेटर्स, 26 लेटर्स। अल्फाबेट में होते 26 लेटर्स। देखिए यहाँ पे मैंने एस लगाया है क्योंकि क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। भाई हम लिखते हैं क्या? हम लिखते हैं अ बॉय, लिखते हैं फॉर 2 बॉयज लिखते हैं। 2 क्या लिखते हैं? बॉयज लिखते हैं। तो जहां पे 2 लग गया तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। हम बताएंगे आपको। प्लूरल से 3 चीजों का बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एक नाउन का बनता है, एक वर्ब का बनता है और दूसरा प्रोनाउन का बनता है, ठीक है। 3 का बनता है प्लूरल। अब देखिए आगे, तो ये क्लासिफाई हो गया किसमें? अल्फाबेट क्लासिफाई हो गया हमारे वॉवेल्स में और किसमें? कॉन्सोनेंट्स में, ठीक। वॉवेल्स कौन कौन से हमारे? A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट बाकी जो बच गए B, C, D, ठीक है ना। तो ये हमारे सब क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। तो ये वॉवेल हमारे और कॉन्सोनेंट हो गए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये वॉवेल आ गए, हमारे पास लेटर आ गए। अब लेटर से हमें क्या बनाना है? शब्द, वर्ड बनाना है। लेटर से जब हम लोग वर्ड बनाएंगे, जैसे हमारे पास एक लेटर है, लेट से हमारे पास लेटर है ये 3 लेटर हमने ले लिए, OCW। क्या इसका कोई मीनिंग है? क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं। जब हम लेटर को सिस्टमैटिक अरेंज करेंगे तभी उसका क्या बनता है? मीनिंग बनता है। Whenever we arrange the letters in a systematic form, it will give या it will derive a complete meaning। जैसे इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो इसका एक मीनिंग है, ठीक है। तो यहां से डेफिनेशन बनती है वर्ड की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड? की सिस्टमैटिक
सिस्टमैटिक, यू कैन से सिस्टमैटिक और मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। भाई ऐसा तो कोई मतलब नहीं है, जैसे मेरा नाम क्या है, मोहित, ठीक है, अब मैं उसकी स्पेलिंग ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो क्या पता चला, कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है, पर इसका जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनेगा तो क्या बन जाएगा, ये मोहित बन जाएगा। कुछ समझे आप, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। आगे देखो, अब देखो, अब हमारे पास क्या बन गया, वर्ड बन गया। क्या बन गया, वर्ड। सबसे पहले हमने क्या बनाया, साउंड, साउंड बनाया, साउंड से अल्फाबेट बनाया, और अल्फाबेट से हमारा क्या बन गया, वर्ड बन गया। अब वर्ड से हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस और फ्रेजेस। देखिए हम इससे बनाते हैं सबसे पहले सेंटेंस का फॉर्मेशन। सेंटेंस में भी वही चीज है, सेंटेंस में वही चीज है, क्या, जैसे मैंने कहा इज दिस पेन अ, क्या इसका कोई मीनिंग है, नहीं मीनिंग है। यहां पर वर्ड्स तो है पर वो सिस्टमैटिक अरेंज नहीं है, पर किसी को मैं सिस्टमैटिक जब अरेंज कर दूंगा तो हो जाएगा दिस इज अ पेन। कहने का मतलब क्या है, वर्ड की जो डेफिनेशन क्या थी, वर्ड की डेफिनेशन थी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। समझ गए, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट के बारे में, सेंटेंस में होता क्या क्या है, थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। सेंटेंस में हमें तीन चीजों को देखने को मिलती है, जैसे he is a player, मैंने एक सेंटेंस लिखा he is a player, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के तीन पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम लोग कहते हैं उसको सब्जेक्ट, क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। तीन चीजें होती हैं इसमें, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरी होती है हमारी वर्ब। इसको प्रोनाउंस करते हैं वर्ब, क्या प्रोनाउंस करते हैं वर्ब। तो तीन चीजें हो सकती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा सब सिस्टम में समझना है। किसी भी, जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल पढ़ेंगे आगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया उसमें। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ध्यान रखना, आर्टिकल बाहर से नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ये 8 होते हैं, ठीक है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है ना, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। लेकिन जो एडजेक्टिव है, सॉरी जो आर्टिकल है वो हमारा एडजेक्टिव का पार्ट है। मैं बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि कई सारी मैंने चीजें बताई भी हुई हैं पहले आपको। तो जो सब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो सकता है वो या तो नाउन हो सकता है या क्या हो सकता है, वो नाउन। हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। अब हम इसमें बात कर सकते हैं, यहाँ पे लोग बोल देते हैं जीरेंड भी हो सकता है, जेरेंड, उसको बोलते हैं जेरेंड, जेरेंड भी हो सकता है। जेरेंड क्यों हो सकता है, क्योंकि जेरेंड ही नाउन होता है। तो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है कि नाउन प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है और नाउन प्रोनाउन किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। समझ गए। वर्ब, वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब दो तरह की होती है। एक होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और एक क्या होती है हमारी मेन वर्ब, ठीक। इसको समझते ही क्या होता है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज कुकिंग हर मील, वो अपना खाना पका रही थी, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस सेंटेंस में जो मेन काम है वो क्या है, भाई मेन काम हो क्या रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, कुकिंग। एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, ही इज रनिंग फास्ट। इस सेंटेंस में मेन काम क्या हो रहा है, भाई इतना मेहनती आदमी है, ही इज वेरी इंडस्ट्रियस पर्सन, वो रन कर रहा है, मेहनती आदमी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो सबसे मेन काम कौन सा हो रहा है, दौड़ना। ऊपर वाले सेंटेंस में मेन काम क्या हो रहा है, खाना बनाना। किसी भी सेंटेंस का जो मेन काम होता है वही उस सेंटेंस की क्या होती है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या हो गई, जो मेन काम हो रहा है। बाकी सारी चीजें हेल्प कर रही है भाई साहब, बाकी सारी चीजें क्या कर रही है, हेल्प कर रही है सर। तो ये इज क्या हो गया, इज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई।
तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, ये ही सब्जेक्ट, ही इज अ प्लेयर, ये हमारी क्या बन गई, इज वर्ब बन गई। ये हैज क्या बन गई, वर्ब बन गई। ही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट है, वैसे बाकी चीजें बाद में बताएंगे, आर्टिकल लगा हुआ है वहां पर। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने सीखा क्या कि क्लासिफिकेशन सीखा, बहुत जरूरी था थोड़ा ब्रीफिंग जानना, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी बनाएगा आपकी। क्यूरियोसिटी क्या, साउंड, साउंड कैसे बना, किसी भी चीज का वाइब्रेशन, इंसान कैसे बोलते हैं, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड साउंड। तो साउंड बना, साउंड से अल्फाबेट, अल्फाबेट इंग्लिश में एक कहीं पर भी अल्फाबेट में एस लगा दे कोई, ये आप गलत है। मैंने बताया था उस दिन, फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट होता है। आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स का मतलब फल होता है। देखो मैं 2 वर्ड है बताऊंगा मैं आगे, जैसे देखो मैंने बताया यहाँ पर कि एस नहीं लगता, ध्यान समझिएगा। तो मैंने उस दिन बताया था फ्रूट, फ्रूट होता है, और फ्रूट का मतलब होता है क्या, मेहनत का फल। ये है मेहनत का फल। अब क्या ठेले पे जाओगे, वेंडर के पास बोलोगे भैया मुझे फ्रूट्स चाहिए, मेहनत के फल, भैया वो कौन सी मेहनत के फल, उससे फ्रूट मांगो भाई, ठीक है, उससे फ्रूट मांगोगे, ये फ्रूट है। ये सारा चीजें नाम में मैं आपको बताऊंगा। तो ये समझ गया आप अच्छे से क्लासिफिकेशन। फिर बना हमारा वर्ड मीनिंगफुल, लेटर को जब अरेंज करोगे वर्ड, फिर सेंटेंस बना। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। सेंटेंस के पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हम बात करते हैं इसी में थोड़ी सी, बाकी डिटेल बाद में बात करेंगे, कि ये है हमारा सब्जेक्ट। लोग बात करते हैं क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, आपने ऑब्वियसली सुना होगा प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट को हटा दो, वर्ब को ले लो, वर्ब के बाद जो भी है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट। ये है हमारा सब्जेक्ट, और इसके बाद जो बचता है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगर कुछ लिखना तो लिख लीजिए, वरना फिर आगे मेरे ख्याल से कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे, चलिए बना लीजिए। गुड, वेरी गुड। देखिए तो हमने बात कर लिया वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में, ठीक है ना, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अब आगे कुछ बात करते हैं। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में थोड़ी सी हम बात और करेंगे। जैसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है आपको भी, जैसे मैंने लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय, कोई दिक्कत नहीं, राम इज अ गुड बॉय, कोई दिक्कत नहीं। राम क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक। मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट को छोड़ के वर्ब के बाद जितना भी पार्ट बचा वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब ध्यान देने की बात ये है कि जो सब्जेक्ट होता है वो जरूरी नहीं एक वर्ड हो, एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकता है। मैंने बोला गोलू एंड मोलू, ठीक है, आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक। अब यहां पर देखिए ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और ये वर्ब को लेके जहां से वर्ब है उसके बाद का जो पूरा पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है। तो कहने का मतलब है जरूरी नहीं सब्जेक्ट एक हो, सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। A new dress is very expensive, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर ये एक फ्रेज है, ये क्या बन गई, एक फ्रेज। कहने का मतलब है एक नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, बात सुना, एक नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि वर्ड भी सब्जेक्ट हो सकता है, दो नाम हो सके तब भी वो सब्जेक्ट हो सकता है, और उसके बाद फ्रेज भी ये सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद वर्ब को लेके बाकी का जो पार्ट बन गया वो हमारा प्रेडिकेट बन गया। इसके बाद आपको एक चीज जो समझनी है और जो जरूरी है वो द डिफरेंस बिटवीन, ये समझ गए ना, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज के बीच का डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम फिर नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेज और क्लॉज के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो 2 वर्ड में लिख रहा हूं, एक होता है फ्रेज और दूसरा क्या होता है, क्लॉज। सिंपल शब्दों में अगर कहें, क्योंकि ज्यादा घुमाने वाली बात नहीं, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना, बेकार की चीजें नहीं, ठीक है ना। ऐसे तो ग्रामर बहुत बड़ी, बहुत वास्ट है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना। जैसे अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, आर्टिकल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है, तो आर्टिकल में 26 रूल होते हैं,
सॉरी 36 रूल होते हैं। कितने होते हैं? 36 रूल होते हैं। 36 रूल्स में 26 वो रूल्स हैं जो आपको आते हैं। आर्टिकल में होते हैं 36 रूल्स, 36 नियम, ठीक है। 26 वो हैं जो आपको आते हैं और 10 वो हैं जो एग्जाम में आते हैं। और जो 26 वो हैं जो आपको आते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, और जो 10 एग्जाम में आते हैं वो आपको नहीं आते। इसलिए आपको कौन से पढ़ने हैं? जो 10 जो एग्जाम में आते हैं। सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है अच्छे से, बाकी चीजों को थॉरली देखना है। फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या होता है, क्लॉज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे। कहने का मतलब क्या है, फ्रेज और क्लॉज दोनों ही इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ये होते हैं क्या है? ये होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। उसको हम लोग फ्रेज भी कहते हैं, उसको हम लोग क्लॉज भी कहते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसे समझ लो कि इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट आता है और वर्ब नहीं आता है, ऐसे समझ लो। इसमें वर्ब नहीं होगा, ठीक। क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में इसे समझने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें वर्ब होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। पर हाँ, ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड है, पर कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। ये जो चीज है थोड़ी सी शायद ना समझ में आए, पर ये सिर्फ ओवरव्यू है, सिर्फ एक चीज है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है बस, ठीक। कोई पूछ ले भैया क्या होता है, ये अभी एडवांस ग्रामर पढ़ोगे उसमें काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद नाउन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और उसके बाद उनको देखते हैं। समझ में आ रहा है सबको? बोल दिया करो, इसमें हाँ, गुड गुड गुड। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है। ठीक है, पहले सेंटेंस लिखा हुआ आई नो द प्लेस, आई नो द मैन। ये एक क्या है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आई क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नो क्या है, वर्ब है। मैंने बताया क्या, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है कि एक तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन वो पूरा मीनिंग नहीं देता, पूरा मीनिंग नहीं देता। अब इसमें लिखा आई नो द मैन, मैं मैन को जानता हूँ, क्या पूरा मीनिंग दे रहा है ना, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब भी है। तो इसमें जब सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब भी है तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्लॉज है, ये हमारा क्या है, क्लॉज है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसका पूरा मीनिंग नहीं है। इधर आओ, हु स्टोलन योर पर्स, स्टोलन चोरी किया, ये भी हमारी क्या आ गई, वर्ब आ गया। किसी व्यक्ति का नाम, ये सब्जेक्ट है गया, हु। भाई हमने क्या कहा था, मैंने बताया अभी आपको कि अब पहले को सर कि हु कैसे सब्जेक्ट हो गया, शायद ना लग रहा हो आपको, ध्यान से देखो। मैंने भी बताया सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। कोई दिक्कत, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब हमें ये बताइए, नाउन तो समझ जाते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो गया तो नाउन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये किसी का व्यक्ति का नाम तो नहीं लग रहा, ठीक। जैसे मैंने कहा कि कौन है वहां पर, आप किससे बात कर रहे हो, कल तुम जिसके साथ घूम रहे थे वो कौन था, ठीक है ना, वहां पर कौन बैठा है। तो जो कौन है, इस कौन का आंसर क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम तो होगा ना, नाम तो होगा। और प्रोनाउन क्या होते हैं, वो वर्ड जो नाउन के प्लेस में यूज कर सकते हैं। वहां कौन है तो कोई तो होगा, उसका कुछ नाम होगा और मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो वर्ड जो हम लोग नाउन के प्लेस में यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, ये एक तरह का प्रोनाउन, समझ गए, कोई दिक्कत। ऐसे भी समझ लो, ये वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारी एक क्लॉज है, ये हमारी क्या है, क्लॉज है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें डीप में और जाना चाहूंगा कि एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है। क्लॉज को फर्दर डिवाइड कर दिया, क्लॉज को फर्दर डिवाइड कर दिया। अच्छा ये बताओ, आई नो द मैन, ये तो ठीक लग रहा है, कुछ हद तक इसका मीनिंग आ रहा है, ओके। हु स्टोलन योर पर्स, अगर मैं इस सेंटेंस को हटा दूं, सिर्फ ये सेंटेंस पढ़ो, हु स्टोलन योर पर्स, कुछ मतलब पता चल रहा है इसका, हु स्टोलन योर पर्स, कुछ पता चल रहा है, ये हटा दो सेंटेंस, नहीं पता चल रहा। कहने का मतलब क्या है, इसको हम अकेले नहीं यूज कर सकते ना, इन दोनों को साथ ही यूज करना पड़ेगा, तब मीनिंग आएगा, ठीक है। इस क्लॉज को कहते हैं, ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
इंडिपेंडेंट क्लॉज कह दो या इसी को कह सकते हो हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं उसको, ठीक है ना, मेन क्लॉज है, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कुछ समझ, सिर्फ याद करना, कोई मतलब कुछ भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, दिमाग खोल के बैठो, कुछ याद नहीं करना। देखो हमने जो इंग्लिश में लिखा हिंदी में बताया जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ इंडिपेंडेंट, क्या बताओ, अच्छा इसका इंडिपेंडेंट मतलब है कि नहीं, इतना बताओ खाली, इसका इंडिपेंडेंट मतलब है कि नहीं है भाई, आई नो मैन, इंडिपेंडेंट मतलब है, ठीक। क्या इसका इंडिपेंडेंट मतलब है हु स्टोलन योर पर्स, नहीं है, तो ये डिपेंडेंट हो गया ना, ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट कह दो या सबऑर्डिनेट कह दो या इसको इन लोग डिपेंडेंट कह दें, कोई दिक्कत, डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमारी बात समझो, बड़ा अच्छा यहाँ से एक वर्ड आया है जिसको समझना जरूरी है, सबऑर्डिनेट, सब आ गया, क्या आ गया, सब आ गया, रूट वर्ड है, क्या है ये, कहीं पर भी सब आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, जो नीचे का आदमी उसको हम लोग सब कहते हैं। एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर, बड़ा कौन होता है, इंस्पेक्टर। सब कहीं पर भी सब आ जाए, सब का मतलब क्या होता है, नीचे, तो यानी कि ये वाला ऊपर है और ये वाला नीचे, क्योंकि सब लग गया। और एग्जाम्पल दे, आपको पता है कि नेवी होती है और नेवी वहां पर क्या होता है, सबमरीन चलती है, पनडुब्बियां चलती है, इसको कहते हैं हिंदी में सबमरीन। अब ये बताओ, सबमरीन मैंने सब बता के रखा है, किसी चीज का नाम कुछ है तो क्यों है, उसका एक रीजन है। सबमरीन का नाम सबमरीन क्यों रखा भाई साहब, सर सबमरीन का नाम सबमरीन क्यों रखा, क्योंकि मरीन का मतलब क्या होता है, वाटर। भाई मराइन ही सुना होगा, मराइन एनिमल, क्या सुना होगा, मराइन एनिमल। मराइन एनिमल का मतलब क्या होता है, मराइन मतलब वाटर, एनिमल मतलब जानवर, जो जानवर पानी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, मराइन एनिमल। अब यहाँ लिखा हुआ है सबमरीन, ये नाम है ना, इसको हिंदी में कहते हैं पनडुब्बी। सब का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया नीचे, जो नीचे डाउन, और जो पानी के नीचे। पनडुब्बी कहाँ चलती है, पानी के ऊपर चलती है क्या, नीचे चलती है हमेशा। नाव पानी के ऊपर चलती है, पनडुब्बी पानी के नीचे, कभी ऊपर नहीं आती, देखा होगा एकदम बिल्कुल रॉकेट रॉकेट छोड़ते हैं, एकदम मिशन इम्पॉसिबल, समझ गए ना। तो यहाँ से ये आया सब, ठीक है। उसी तरह ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज अ प्लेस, दिस इज द प्लेस, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है, ये क्या है, मेन क्लॉज कह दो, ये इंडिपेंडेंट, इसको यूज कर सकते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा सब हो गया, समझ गए। इसी तरह से हम लोग फ्रेज को भी डिवाइड करते हैं 5 टाइप में। एडजेक्टिव फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज होती है, ठीक है ना, वर्ब फ्रेज होती है, और उसके बाद आपका एडवर्ब फ्रेज होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ तरह के फ्रेजेस होते हैं। इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आप लिख लो। ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने बताया क्लॉज के बारे में बात की। क्लॉज के बाद थोड़ा सा बात करते हैं फ्रेज के बारे में। ये क्लॉज और फ्रेज कर क्या रहे हैं, बात समझिएगा। क्लॉज और फ्रेज का मतलब मैंने बता दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस के बारे में जानकारी देते हैं। भाई मैंने कहा क्या, आई नो द मैन हु स्टोलन योर पर्स, जो हु स्टोलन योर पर्स ये क्या है, ये क्लॉज है, ये जानकारी दे रहा है किसके, पहले वाले के बारे में। तो ये जो होते हैं ये हमेशा जानकारी देते हैं। अब जानकारी किस बिहाफ पे दे रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्रेज का मतलब मैंने क्या बताया, इसमें वर्ब नहीं आएगी, कितना मतलब इसमें वर्ब नहीं आएगी, उसमें वर्ब आती है, इसमें वर्ब नहीं आती है। जैसे मैंने कहा आई सॉ हिम, ठीक, तो आई हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट, सॉ मतलब देखना वर्ब, हिम हमारा ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन इस सेंटेंस में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तो है, मैंने उसको देखा, कहां पर देखा, इन द गार्डन, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, या आप इसको एडवर्ब फ्रेज कह सकते हो, इन द गार्डन उसने उसको देखा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यानी कि फ्रेजेस के भी कई सारे टाइप होते हैं, 5 तरह के होते हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं वर्ब फ्रेज, एक और है हमारा वर्ब फ्रेज। फिर हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो भाई ये भी हमारा पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। इट इज रेनिंग कंप्लीट सेंटेंस है ना, ये बारिश हो रही है। इट हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, उसको बताएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अब रेन हो कैसे रही है, कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग का मतलब पता क्या होता है, देखो इट इज रेनिंग एक कंप्लीट सेंटेंस है, अब रेन कैसे हो रही है ये बता रहा है। कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, अच्छा ये होता है कुत्ते बिल्ली कैसे लड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली कैसे लड़ते हैं, मतलब एकदम से लड़ते, एकदम भयंकर एकदम लड़ते ना।
जब बारिश होती है भारी भयंकर, जैसे अभी कुछ दिन पहले हो रही थी, बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी, जैसे या फिर कोलकाता में जो हो रही है, ठीक है ना, तो वो जो बारिश हो रही है बड़ी भयंकर हो रही है, और कुत्ते बिल्ली जैसे कुत्ता या बिल्ली देख एकदम से इतनी तेज लड़ते हैं, तो वैसे ही ये वाली जो रेन होती है, ये एक ईडियम है। ये क्या है? एक ईडियम है। लाइक जैसे हमने कहा इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार वर्षा हो रही है, ये ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है? कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा होना। इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग मतलब मूसलाधार वर्षा होना। यानी ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन ये जो थोड़ा सा पार्ट दिया गया है ये इसके बारे में जानकारी दे रहा है कि रेन कैसे हो रही है। या इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं, इट इज रेनिंग वेरी क्विकली। अगर मैं लिख दूं इस सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर दूं, मैं लिख दूं इट इज रेनिंग, ठीक है ना, इट इज रेनिंग वेरी क्विकली। दिव्यांश, इट इज रेनिंग वेरी क्विकली, इट इज रेनिंग ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कुछ और जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? अतिरिक्त जानकारी किस सेंटेंस के बारे में? इस सेंटेंस के बारे में। तो जो फ्रेजेस होते हैं, क्लॉज होते हैं, इनका काम ही होता है अतिरिक्त जानकारी देना, जिसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। और ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। अब ये कैसी जानकारी दे रहा है? मैंने कहा इट इज रेनिंग, अब तुमने पूछा, मैंने कहा कि वहां बारिश हो रही है, मैंने कहा कोलकाता में बारिश हो रही है। अब मैंने कहा कैसी बारिश हो रही है? हाउ, कैसी बारिश हो रही है? तो मैंने कहा बहुत तेज बारिश हो रही है, क्योंकि बहुत तेजी से बारिश हो रही है। तो ये होता है एडवर्ब, तरीका बताना। अभी मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। क्या होता है ये? एडवर्ब फ्रेज। समझ गए? तो फ्रेज के भी कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है। ये सारे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, फिर हम नाउन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नाउन का टॉपिक से, ठीक है। क्या लिखा है? लिखना। चलिए देखिए, मैंने बताया यहाँ पे इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। यहाँ से एक और वर्ड ध्यान आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात समझो। इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब है हैवी रेन। क्या होना? हैवी रेन होना या मूसलाधार वर्षा होना। कभी कभी क्या होता है, मूसलाधार वर्षा नहीं होती है, छुटपुट मतलब छोटे एकदम बूंदाबांदी होती है। क्या होती है? बूंदाबांदी होती है। उसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? उसको इंग्लिश में कहते हैं, मैं लिख रहा हूँ, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक मतलब होता है कि जब धीरे धीरे बारिश हो रही है, छुटपुट बांदी। क्या होता है? छुटपुट। या हम बात करें क्या, जैसे अगर कहीं पे हिंसा हो रही है, क्या हो रही है? हिंसा हो रही है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी हिंसा हो रही है। जैसे शहर में छोटी छोटी हिंसा होती रहती है, गाँव में होती है लड़ाई वड़ाई, किसी का तो उन्होंने मार दिया, किसी की टांग तोड़ दी, तो ये बहुत बड़ी हिंसा नहीं है। इसको कहते हैं स्पोरेडिक वायलेंस। क्या कहते हैं इसको? स्पोरेडिक वायलेंस। स्पोरेडिक वायलेंस मतलब क्या हो गया? छोटे छोटे वायलेंस। या स्पोरेडिक रेन कह दिया, अगर आपने कह दिया स्पोरेडिक रेन, तो उसका मतलब क्या होता है? छोटी छोटी रेन, यानी छुटपुट बारिश हो रही है। स्पोरेडिक मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक वर्ड का मतलब होता है छुटपुट। ठीक है, तो स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? अब हम बात करते हैं नाउन की, सबसे इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हमारा यहां से टॉपिक ये स्टार्ट हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। नाउन की डेफिनेशन आपने बचपन से कुछ ना कुछ पढ़ी होगी, आप बताना चाहेंगे? सुनी बताओ। ठीक, छोड़ो। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आप बताओ, यही ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो नाउन का क्राइटेरिया होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। अगर सिंपल मैं शब्दों में कहूं तो नाउन को कहते हैं, नाउन इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब उसके बाद क्या कह सकते हैं? जिन चीजों को आप देख सकते हो वो भी नाउन है। सिंपल सी चीज, जिन चीजों को आप देख सकते हो वो भी नाउन है, और जिन चीजों को आप नहीं देख सकते हो वो भी नाउन है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका एग्जाम रिजल्ट आया और आप उस दिन बहुत खुश हो, आप अच्छे नंबर से पास हो गए, ठीक है, तो आपकी जो चेहरे की खुशी होगी, आपकी जो, मैं तो आपको चेहरा देख सकता हूँ ना, उसकी जो खुशी है वो कैसे देखूंगा? ठीक है ना। तो वो जो चीजें होती है, कुछ चीजें आपसे फील कर सकते हो। ठीक है ना, कि मेरा दोस्त आज बहुत गुस्सा था, तो जो गुस्सा है उसको तुम फील कर सकते हो, उसको तुम फील कर सकते हो। इस कमरे की हीट को तुम फील कर सकते हो,
ठीक है, दिख नहीं रही है, हवा दिख नहीं रही, फील कर सकते हो। तो जो चीजें हमें दिख रही है वो भी नाउन है और जो नहीं दिख रही है वो भी नाउन है। अब हम अगर सिंपल डेफिनेशन लेना चाहें तो नाउन को उसको कहते हैं हम लोग नेमिंग वर्ड्स। क्या कहते हैं हम लोग? नेमिंग वर्ड्स। क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। इसको हम लोग कहते हैं क्या? नाउन कहते हैं। अब हम आगे बात करें, इसको मैं 3 पार्ट में क्लासिफाई करता हूँ। पहला, जिस चीज को हमने क्या कहा, भाई ने कहा जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं वो भी क्या है? नाउन है। पूरा क्या है देखो, जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, जैसे जो चीजें विजिबल है, क्या है? जो हमारी चीजें विजिबल है वो भी हमारी क्या है? नाउन है। अब विजिबल क्या क्या है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन खड़ा है, वो भी क्या है? विजिबल है। कोई चीज की अगर बात करें, कोई थिंग है, थिंग का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु या कोई प्लेस है। यही तो डेफिनेशन थी हमें नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन थी हमारी। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं। जैसे ये तो हमारी क्या हो गई, जिन चीजों को हम विजिबल है। विजिबल मतलब क्या होता है? जो चीजें दिखाई पड़े, जो चीजें दिखाई पड़े। फिर हम उसके बाद बात करते हैं फेल्ट ओनली। इसके बारे में बात करते हैं फेल्ट ओनली, जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं। मैंने कहा जिन चीजों को आप देख सकते हो वो भी नाउन है, जिन चीजों को नहीं देख सकते वो भी क्या है? नाउन है। यानी जिन चीजों को आप फील कर सकते हो वो भी क्या है? हमारी नाउन है। अब जैसे फील में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3 चीजें। मैं यहां पे लिख रहा हूं FAQS। कौन कौन सी? फीलिंग आपकी, ठीक, एक्शन, ठीक, क्वालिटी और स्टेट। मैंने लिखा फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली के अंदर 3 चीजें, 4 चीजें आएंगी। FAQS। FAQS का मतलब क्या हो गया? पहले हो गया आपकी फीलिंग, जो आप फील कर रहे हो, और उसके बाद क्या हो गया? एक्शन, और उसके बाद क्या हो गया? क्वालिटी, और उसके बाद क्या हो गया? स्टेट। आपका दोस्त बीमार है, आपका दोस्त क्या है? आपका दोस्त बीमार है, तो वो उसकी स्टेट दिखाएगी। भाई आप अपने दोस्त को देख सकते हो, उसकी बीमारी तो नहीं देख सकते, तो वो क्या हो गया? स्टेट को दिखाएगी। क्वालिटी, क्वालिटी, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। वो क्या है? एक ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो वो क्या है? ऑनेस्ट पर्सन है, तो उसकी जो ऑनेस्टी उसको देख थोड़ी नहीं सकते हो, वो तो क्वालिटी है, लेकिन उसको फील कर सकते हो। उसी तरह वो कुछ दौड़ रहा है, वो कुछ एक्शन कर रहा है, वो चीजें प्लस फीलिंग, आज आप बहुत हैप्पी हो, आज आप बहुत उदास हो, तो ये दोनों चीजें। उसके बाद एक और कैटेगरी आती है यूनिट्स। ये 3 कैटेगरी हो गई। 4 कौन कौन सी? पहली जो आपकी विजिबिलिटी, यानी जो चीजें विजिबल है, जो देख रहे हो वो नाउन है, जो फील कर रहे हो वो नाउन है, और उसके बाद जो यूनिट है, यूनिट मतलब जैसे हमारी किलोग्राम हो गई, ये सारी यूनिट्स हो गई, ये भी इसमें आती है, नाउन में। समझ गए? ठीक। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि नाउन का पता कैसे लगाओगे कि नाउन है क्या। किसी भी सेंटेंस में अगर क्या मिल गया आपको? व्हाट का आंसर मिल गया, हु का आंसर मिल गया और whom का आंसर मिल गया। किसका आंसर मिल गया? व्हाट का, हु का और whom का आंसर मिल गया, तो वो क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। इतना लिखो, फिर उसके बाद मैं सेंटेंस दूंगा और आप आइडेंटिफाई करोगे कि उस सेंटेंस में नाउन क्या है। समझ गए ना इसको अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। नाउन भी क्लासिफाई कर दिया हमने विजिबिलिटी के आधार पर। पहला, जो चीजें देख सकते हो, जिनको फील कर सकते हो वो भी नाउन है, और जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है? नाउन होती है। नाउन को पहचानो कैसे? अगर किसी सेंटेंस में व्हाट का आंसर आ गया तो वो क्या हो गया? नाउन। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आंसर क्या दोगे आप? संदीप। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। समझ गए? फिर दूसरा मैंने पूछा हु इज देयर, वहां कौन बैठा है, तो उसने कहा, अब कोई व्यक्ति बताएगा भाई हमारा नाम बबलू है, ठीक है ना, हमारा नाम गुड्डू है, तो हु का आंसर किसी का व्यक्ति का नाम आएगा। अब हु का आंसर किसी चीज का नाम नहीं है, वो किसी चीज का नाम आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी नाउन हो गया। whom, तुम उस दिन जा रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे? तुम अभी फोन पे किससे बात कर रहे हो? तुम वहां किसके साथ घूम रहे थे? तो ये सारी चीजें क्या हो गई? नाउन। भाई तुम किसी के साथ घूम रहे हो, तुम किसी के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, तो वो क्या होगा? कोई व्यक्ति होगा, वो भी नाउन हो गया। तुम किस चीज का यूज कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड, व्हाट यू आर होल्डिंग राइट नाउ, तुम क्या होल्ड कर रहे हो अपने हाथ में? तुम आंसर क्या दोगे? पेन। तो पेन भी क्या हो गया? नाउन। तो किसी भी सेंटेंस में इन सारे वर्ड का जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? नाउन। नोट इट डाउन। और यहां पे मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब अगर यहां पर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। एक डेफिनेशन लिख लो पहले नाउन की,
नाउन की डेफिनेशन लिखो पहले, लिखो अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, और a noun is a word or group of words, WRDS, words that serves, SERVES, that serves to the answer, that serves answer to, that serves answer to what, who or who, that serves answer to what, who or इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या होता है, मैंने कहा नाउन क्या है, एक शब्द है या शब्दों का समूह है ना, जो क्या करता है, जो आंसर बताता है किसका, व्हाट का, हु का या हूम का, ठीक है ना, इसी को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। लव चेंज अ पर्सन, हाँ, लव चेंजेस, हेट भी चेंज करता है, हेट भी चेंज करता है। लव के मैंने दो मीनिंग बताए थे, लव के दो मीनिंग बताए थे, लव का मतलब जीरो बताया था, उसमें नहीं आते आप, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में देख लीजिएगा। लव के दो मीनिंग होते हैं, मैंने बताया था लव के दो मीनिंग होते हैं, एक लव का मतलब होता है फीलिंग वाला लव, एक होता है, और उसको भी क्या कहते हैं, फीलिंग वाले लव को। डेफिनेशन में दे रहा हूं आपको, मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, दिस इज द क्रूशियल थिंग दैट आई कैन गिव यू अबाउट। लव इज कॉल्ड द स्वीटनेस ऑफ इमोशंस, you are passing by a street, you are passing by a street, ठीक, suddenly you saw a puppy, not puppy, you saw a puppy. The moment you saw the puppy, your emotions become sweet, the smile came on your face, the smile came on your face, and you become, you just become, yeah, you fall in love with the puppy, yeah, you become to love the puppy, आप कहते हैं पपी से प्यार करने लगे। सो एट दैट मोमेंट, द मोमेंट यू सॉ द पपी, योर इमोशंस बिकम स्वीट, सो द स्वीटनेस ऑफ इमोशन इज कॉल्ड लव, ओके, द स्वीटनेस ऑफ इमोशन इज कॉल्ड लव, एंड देयर टू थिंग्स, द बोथ आर डिफरेंट, that I love, that I learned, I'm just sharing my experience with you. To love something is different, and to fall in love with somebody is different. Just like I love you, I love you also, but I fall in love with somebody, that is different. To love somebody is different and to fall in love with somebody is different. To love somebody means तुम किसी को भी प्यार कर सकते हो, तो पापा को प्यार करते हो। Fall in love with somebody means to be in a relationship with somebody. दूसरा लव का मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया था, जैसे टेनिस में क्या होता है, यहाँ जगह थोड़ी सी बताया था मैं, जैसे देखो क्या होता है, टेनिस का गेम होता है, टेनिस के गेम में दो टीमें होती हैं, हर गेम में दो टीमें होती हैं, ये आता भी है। तो टेनिस का गेम में क्या होता है, टेनिस की टीम जैसे पहली टीम है, पहली टीम ने बनाया 20 रन, कितने बनाए, 20 स्कोर, और दूसरे ने बताया क्या, 0। तो 0 हमको यहाँ 20 और 0 लिखना चाहिए, ठीक है, 20 0 ना लिखते हैं, लिखते हैं लव, लिखते हैं लव। जैसे सपोज पहली टीम ने, अगली बार पहली टीम ने बनाया 10 और दूसरी टीम ने कितना बनाए, पहली टीम ने बनाया 0, तो मिल गया लव, दूसरे ने बनाया 10, तो मिलते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 20 लव। आपने पूछा स्कोर क्या चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो हम क्या कहते हैं, आपने पूछा इंडिया पाकिस्तान का स्कोर क्या चल रहा है, तो हमने कह दिया भैया 100 पे 100-150 पे चल रहा है, यानी कि 100 इसके 150 इसके, ऐसे कुछ बता दिया हमने। यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा, यहाँ पर मैं बताऊंगा 20 लव चल रहा है, 20 लव, तो आप समझ जाओगे 20 पहले टीम के, लव दूसरे के 0 है। फिर मैंने बोला अब लव 10 चल रहा है, यानी पहले टीम के 10 है, दूसरे के 0, समझ गए। तो ये लव का कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये कहते नहीं है प्यार में आदमी बन जाता है, प्यार में आदमी बिगड़ भी जाता है, तो इसलिए प्यार में आदमी 0 बन जाता है, इसलिए लव का मतलब क्या होता है 0, और प्यार में मतलब आदमी हीरो बन जाता है। अब हम बात करते हैं नाउन के बारे में, टॉपिक पे आते हैं अपने। हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन को। किसको आइडेंटिफाई करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल मैंने क्या दिया हुआ है, किसी भी सेंटेंस में व्हाट का आंसर, हु का आंसर और whom का आंसर अगर मिल गया तो वो हमारा क्या है, नाउन है। बाकी जो चीज मिलेगी वो नाउन नहीं होगी, ठीक है, मैंने बता के रखा है आपको, ठीक है ना। हु इज देयर, वहां कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, कल तुम किसके साथ घूम रहे थे, ठीक है ना। तो वो जो किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो वो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तुम क्या पकड़े हुए हो, तुम किस चीज से लिख रहे हो, मैं किससे लिख रहा हूँ, व्हाट आई एम राइटिंग विद व्हाट आई एम राइटिंग, तो वो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब पहले सेंटेंस लिखा हुआ गोलू एंड मोलू, गोलू एंड मोलू, मैंने आधा लिखा है क्या, चलो ठीक है। गोलू एंड मोलू आर फ्रेंड,
इस सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, गोलू एंड मोलू आर फ्रेंड, लिख दिया। और ध्यान रखो, अगर यहाँ लिखा गोलू लिखा, मैंने कहा गोलू इज अ गुड बॉय, दिव्यांश गोलू इज अ गुड बॉय, उस कंडीशन में क्या लगेगा, गोलू के साथ इज लगेगा। लेकिन यहाँ पे दो लोग आ गए तो क्या लगेगा, गोलू एंड मोलू आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या लिखा, मैंने कहा गोलू, मैंने क्या लिखा हुआ, गोलू एंड मोलू, तो गोलू क्या होगा, किस व्यक्ति का नाम है, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। व्हाट का आंसर, ये भी क्या हो गया, नाउन। गोलू कॉल्ड मोलू, गोलू ने मोलू को बुलाया। तो अब इसको मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, गोलू कॉल्ड हुम, देखो ध्यान से, गोलू कॉल्ड हुम, तो हुम का आंसर क्या मिला, मोलू, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि हु कॉल्ड मोलू, तो आंसर क्या मिलेगा, गोलू। तो हु का आंसर गोलू में गया और हुम का आंसर मोलू, ये हमारे नाउन हो गए। आगे देखो, आगे का द बॉय बॉट अ पेन, तो पहला क्वेश्चन बना हु बॉट अ पेन, आंसर दो, हु बॉट अ पेन, बॉय। तो हमारा बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान समझो, ये है नाउन, बॉय क्या है, नाउन, उसके साथ लगा है आर्टिकल, आर्टिकल लगा है द। बड़े अच्छे बड़े एहतियात से आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे, कुछ वीडियोस पहले पढ़ी हैं, आप देख भी सकते हो उसमें। तो यहाँ लिखा हुआ द बॉय बॉट अ पेन, तो हु बॉट अ पेन, द बॉय। द बॉय बॉट व्हाट, अ पेन, व्हाट का भी आंसर पेन, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। पर ध्यान देना, मैंने अंडरलाइन पूरे में किया, पर पूरा नाउन नहीं है। नाउन क्या है, पेन, पेन के साथ लगा है आर्टिकल। हमेशा ध्यान रखो, आर्टिकल हमेशा किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा, और वो भी कौन सा, कॉमन नाउन के साथ आएगा। सब पढ़ाएंगे आपको। द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, हु डिसाइडेड द टीम, कैप्टन, ये नाउन हो गया, लेकिन हमने पूरा अंडरलाइन कर दिया क्योंकि आर्टिकल है, लेकिन नाउन से बात करते हैं, ठीक है। द कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, द टीम, ये भी क्या हो गया, नाउन। सुभी वेंट वेयर, तो गड़बड़ हो गया, सुभी, अच्छा ठीक है, हु वेंट होम, सुभी, हु का आंसर क्या आ गया, सुभी, तो सुभी वाला क्या हो गया, नाउन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। सुभी वेंट वेयर, क्या सुभी वेंट व्हाट, क्या बोलेंगे इसको, वेयर लगेगा, सुभी वेंट वेयर, तो आंसर क्या आएगा, होम। पर वेयर तो मैंने नहीं लिखा इसमें, तो यानी कि ये नाउन तो नहीं है भैया। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है ना, ठीक है। द ईयर हैज पास्ड क्विकली, व्हाट हैज पास्ड क्विकली, ईयर, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन। ध्यान रखना, नाउन ये आर्टिकल लगा है, ठीक। द ईयर हैज पास्ड हाउ, व्हाट क्या लगेगा इसमें, हुम, क्या होगा इसमें, द ईयर हैज पास्ड हाउ, हाउ तो है नहीं इसमें, नाउन तो नहीं है, इसको भी देखते हैं अभी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट का आंसर क्या आ गया, नाउन, ठीक। व्हाट इज, और ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज व्हाट, बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये हमारा नाउन है, यानी कि व्हाट का आंसर, ऑनेस्टी इज व्हाट, बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर मैं और क्लासिफाई करूं तो नाउन सिर्फ ये है, संदीप, नाउन पॉलिसी है, पर पॉलिसी कैसी थी, बेस्ट थी, ये हमारा एडजेक्टिव है। और ये जो आर्टिकल आता है, हमेशा ध्यान रखो, अभी मैं बताऊंगा, आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, आर्टिकल उसके बाद आने वाले नाउन के साथ आता है। बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। यू विल जस्ट फील द enthusiasm of the chapter. Now the train reached the station. What reached the station? The train, ये क्या हो गया हमारा, noun, noun से भी है, आर्टिकल लगा है। The train reached, ये noun नहीं है। Love changes a person. What changes a person? Love noun हो गया, भाई ये क्या है, फीलिंग है ना, फीलिंग मतलब ना, फीलिंग आती है इसमें। Love changes a person. तो love changes whom? A person, ये भी हमारा नाउन हो गया, उसके पहले हमारा आर्टिकल लगा। अब हम बाकी चीजों के बाद बात कर लेते हैं। शुभी इस सेंटेंस में आते हैं, 4 नंबर 4 नंबर, शुभी वेंट वेयर, तो वेयर का आंसर क्या आया, होम। कभी भी अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि एडवर्ब के बारे में, किसके बारे में, एडवर्ब के बारे में। एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसको, गोलू लव्स हिज होम, तो हु लव्स हिज होम, तो क्या आ जाएगा आंसर, गोलू, गोलू नाउन हो गया। गोलू लव्स व्हाट, गोलू लव्स व्हाट, गोलू लव्स व्हाट, हिज होम, तो व्हाट का आंसर क्या आ गया, हिज होम, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन। अब ध्यान से देखो, नाउन ये नहीं है पूरा, नाउन क्या है, सिर्फ होम, हिज क्या है, एडजेक्टिव,
उसका घर। भाई घर की विशेषता क्या है? उसका घर, सब बताएंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर होम है और ये नाउन हो गया, यहाँ पर होम है लेकिन ये नाउन नहीं हुआ। होम जो होता है, होम क्या होता है? होम एज ए एडवर्ब भी काम करता है, होम एज ए नाउन भी काम करता है। अभी मैं एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा बस इतना कर दे रहा हूँ कि जो एडवर्ब है क्या है? एडवर्ब 3 चीजों को बताती है। कौन कौन सी? MPT, मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर मतलब तरीका, प्लेस मतलब जगह और टाइम मतलब समय। 3 चीज कहीं पर भी आ जाए वो एडवर्ब होती है। मैनर बता, जैसे तुमने कोई काम किया, तुमने कहा तुमने कैसे किया, हाउ, तो हाउ का आंसर क्या होता है? मैनर। तुमने टीचर से बात की, कैसे बात की? मैनर बताएगा। तुम किसी से मिलने गए, कहाँ मिलने गए? जगह बताएगा। जगह के लिए क्या यूज करते हैं? प्लेस। प्लेस के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर। कहाँ गए? वेयर। खाना खाया, कब खाया? टाइम। टाइम के लिए क्या आता है? टाइम के लिए क्या आता है? व्हेन। कितने समय? टाइम के लिए क्या आता है? कोई दिक्कत नहीं बनी। एडवर्ब 3 तरह की होती है, MPT, बस काम खत्म। अब ये सेंटेंस देखो, सुबी वेंट होम। सुबी वेंट वेयर? होम। यहाँ पर चूंकि वेयर का आंसर आ रहा है, मैंने कहा था जो नाउन होती है वो 3 चीज का आंसर देगी, उसके बाद और किसी का नहीं देगी, लेकिन यहाँ वेयर का आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको हर चीज। फिर लिखा हुआ है द ईयर हैज पास क्विकली। जो हमारा ईयर था, हम हमेशा एक कमिटमेंट लेते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि इस साल एकदम बिल्कुल तोड़ मार देंगे, मतलब एकदम रजनीकांत की तरह, ठीक है ना? एकदम मतलब प्रॉमिस ले लिया, 20-50 प्रॉमिस ले लिया, अब तो ये करना है, सब एकदम है, लेकिन नहीं हो पाता। एक ईयर निकल जाता है, फिर तो पता नहीं चला, एकदम बिल्कुल जादू हो गया, एकदम पता ही नहीं चला साल निकल गया। होता है ना ऐसा? तो कल की बात थी, बताओ भाई। कहने का मतलब क्या है? द ईयर हैज पास क्विकली। ईयर निकल गया कैसे? क्विकली। हाउ। हाउ का आंसर क्या होता है? हाउ का आंसर क्या होता है? एडवर्ब, यानी कि ये एडवर्ब। ठीक, फिर हम बात करते हैं ऑनेस्टी। ये तो हो गया था। द ट्रेन हैज रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैज रीच्ड द स्टेशन। अब ट्रेन हैज रीच्ड वेयर? द स्टेशन। द स्टेशन। ये हो गया क्या? एडवर्ब। ठीक, अभी एक और चीज है जो थोड़ा समझनी है, बाकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा, सिर्फ इतना बता दूंगा। देखो, समझ गए? इसको लिख लिया आपने? ये नोट आउट कर लिया था? नहीं किया था? इसको मार्क नहीं किया? मार्क हो जाएगा ना? ठीक है, चलिए एक और चीज समझिए, छोटी सी चीज, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन बन गया होगा आपको। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए ये सेंटेंस डिसाइड करता है, ये सेंटेंस डिसाइड करता है कि किसी, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। संदीप, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ब्यूटीफुल मैंने क्यों कहा? ब्यूटीफुल इन सेंस में, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको किसी वर्ड का मतलब पता है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको किसी वर्ड का मतलब पता है तो वो जो वर्ड का मतलब है वो आपकी वोकैबुलरी का नॉलेज देता है। जैसे आपको पता है, बात समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि आपको पता है पॉकेट। पॉकेट का मतलब क्या होता है? जेब। सबको पता है पॉकेट का मतलब जेब होता है। तो दिस इज द नॉलेज ऑफ योर वोकैबुलरी। ये क्योंकि आपको वोकैबुलरी का नॉलेज था, आपने बता दिया पॉकेट का मतलब जेब होता है। बट मैंने कहा इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज बिकॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू प्लेस अ वर्ड इन अ सेंटेंस, एट दैट टाइम इट डिफाइंस इट्स सिग्निफिकेंस की वो क्या है। बात समझो, थोड़ा सा बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में बात क्या करते हैं? जैसे आप हमारे से ऐसे बात करो, सर ये प्रॉब्लम थी, मुझे ये समझ में नहीं आया, ऐसा हो गया। घर में जाओगे, मम्मी पापा से दूसरी तरह बात करोगे, दोस्त होंगे उनसे दूसरी तरह बात करोगे, है कि नहीं? अरे बैठो, मतलब कुछ भी इतना, है ना? मतलब एक लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज जाएगी? आप तो एक ही हो ना? आप कितने हो? आप एक हो ना? है भाई, दोस्त बैठो यार, कुछ भी। कहने का मतलब आप एक इंसान हो, वर्ड एक इंसान है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में ये दूसरी तरह बिहेव करता है। समझ गए? हमारा नेचर आपके सामने अलग है, जब हम अपने दोस्त के सामने जाएंगे तो अलग होगा, माँ बाप के सामने अलग होगा, ठीक है? तो जो वर्ड का जो नॉलेज है ये वोकैबुलरी डिफाइन करता है, और इसका प्लेसमेंट किसी सेंटेंस में जब होता है तब वो उसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग जज करता है। बात समझ गए? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक टीचर हूँ,
अभी मैं अपने दोस्त के साथ बैठूंगा तो मैं उसका दोस्त हो जाऊंगा, मैं अपनी माँ के पास बैठूंगा तो मैं उनका बेटा हो जाऊंगा। समझ गए? एक सेंटेंस देखते हैं। देखो, आई सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पुट मतलब क्या होता है? रखना, ये वर्ब हो गया। अब देखो, आई पुट द पेन इन द पॉकेट। मैंने बताया अभी ये पॉकेट क्या है, मैंने बताया देखो जो चीजें आप देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब ब्रीफिंग है। जो चीज आप देख सकते हो वो नाउन है, जो नहीं देख सकते हो वो भी क्या है? नाउन है। फील कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं। पॉकेट देख सकते हो, पॉकेट देख सकते हो, जेब देख सकते हो, नाउन है भाई, क्या है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये है नाउन। बट मैंने कहा आई पुट द पेन इन द पॉकेट। अब मैंने पेन को कहाँ रख दिया? पॉकेट में। एक काम करते हैं, बड़ा मजा आएगा। अब हम क्लासिफाई करते हैं इसको नाउन के बिहाफ में। मैंने क्या कहा था? नाउन कौन आंसर कौन देता है? व्हाट, हु और हु। चलो क्लासिफाई करते हैं। हु पुट द पेन इन द पॉकेट? हु पुट द पेन इन द पॉकेट? आंसर क्या आया? आई। बिल्कुल सही है। और हमको पता भी है क्या कि जो हु का आंसर होता है वो नाउन होता है। और वैसे ही पता है क्या, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, या तो नाउन हो या प्रोनाउन। भाई किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने क्या हो? दो चीजों ने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मजा क्या आने वाला है। देखो ये तो हो गया, आई पुट द पेन वेयर, आई पुट द पेन वेयर। अब ये बताओ, अभी तक तो ये पॉकेट नाउन था, अब यहाँ पे वेयर का आंसर आ रहा है, लेकिन अब ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। और वो भी कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बता रहेगा ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहने का मतलब क्या है? बस इतना ध्यान रखना, जो मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड होता है वो जब किसी सेंटेंस में प्लेस किया जाता है, एट दैट मोमेंट इट विल डिफाइन इट्स सिग्निफिकेंस। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, if you know the word, it defines the knowledge of your vocabulary only. But the thing is, the word signifies its meaning only when it will place on a sentence. जैसे कभी भी क्या होता है, जैसे कभी कभी टीचर से आप कोई क्वेश्चन पूछा होगा, आपने जरूर क्वेश्चन पूछा होगा टीचर से, बोला होगा सर ये स्पॉट का मतलब बता दो, ये सब इसका मतलब बता दो। सर बोलते होंगे बेटा पूरा सेंटेंस लेके आओ। होता है ना कभी कभी, पूरा सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस के बिहाफ पे मीनिंग निकलता है। समझ गए? तो ये आज के लिए हम लिखने रखते हैं। आज मैंने क्या क्या बताया आपको? मैंने बिल्कुल ब्रीफिंग दी, और आपको शायद थोड़ा सा इंटरटेनमेंट लगा होगा। क्या लगा होगा? इंटरटेनमेंट। एक होता है, एक बड़ा अच्छा वर्ड याद आया और आपको जानना भी चाहिए, ये वर्ड बहुत अच्छी चीज है। देखो, एक होता है इंटरटेनमेंट। क्या होता है? इंटरटेनमेंट। लेकिन जब हम पढ़ाई को, देखो ये मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, मैं इसमें बिलीव करता हूँ एजुटेनमेंट में। एजुटेनमेंट क्या होता है? देखो, एजुकेशन पता है ना, एजुकेशन पता है, शिक्षा। तो ये देखो शिक्षा दिख रही है तुम्हें कहीं? थोड़ा बहुत शिक्षा दिख रही है? हाँ, तो ये शिक्षा, ये हो गया शिक्षा। और उसके बाद एंटरटेनमेंट दिख रहा है कहीं? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत दिख रहा है। एजुटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई करो, यानी कि थोड़ी बहुत शिक्षा भी हो उसमें और थोड़ा बहुत कनेक्टिंग हो, मजा भी हो, एंजॉय करो आप चीज को। दैट इज कॉल्ड द एजुटेनमेंट। ठीक है ना? तो इस तरह से तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्या? हमने सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा आज की जो अल्फाबेट होता है इंग्लिश में कितने होते हैं? अल्फाबेट एक होता है, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म वन अल्फाबेट। सो वी विल नॉट ऐड एस इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में एस नहीं ऐड करेंगे। देन द लेटर्स, 26 लेटर्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ओके, and systematic arrangement of letter is called word and systematic arrangement of word is called sentence. Sentence दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब को साथ लेके, वर्ब को छोड़ना नहीं है, वर्ब को साथ लेके जो बचा वो प्रेडिकेट हो गया आपका। ठीक, उसके बाद मैंने क्लॉज और फ्रेज की बात की। क्लॉज में कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट होगा। फ्रेज में ये नहीं होगा, फ्रेज में और कुछ होगा। और ये क्लॉज और फ्रेज आपस में क्या होते हैं? दीज आर टुगेदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये करते क्या है? सेंटेंस के बारे में जानकारी देते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारा पेन चुरा लिया, तुम्हारा पेन चुरा लिया। आप पूछोगे किसने चुराया, तो वो उसकी जो जानकारी है वो क्या देगा? फ्रेज देगा। जैसे मैंने कहा कि द न्यू बैच आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जून। 1 जून से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने कहा आपका तुरंत पहला क्वेश्चन होगा, सर कितने बजे से?
टाइमिंग क्या होगी, या मैंने कहा मैंने सिर्फ इतना कहा 1 जून भी नहीं बताया, मैंने कहा मेरे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने बोला कितने बजे से, किस तारीख से। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कौन देता है, फ्रेज देती है। उसके बाद मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद उसके बाद मैंने नाउन के बारे में बताया। नाउन जो चीजें देख सकते हो नाउन है, नहीं देख सकते वो भी क्या है, नाउन है। पिताजी का गुस्सा देख नहीं सकते, नाउन है, पर वो भी। हवा देख सकते वो भी नाउन है, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया, नाउन को आप विजिबिलिटी के बिहाफ पे मैंने क्लासिफाई किया, जो चीजें देख सकते हो, जो फील कर सकते हो, FAQS, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। और उसके बाद यूनिट्स। और उसके बाद मैंने बताया क्या, इफ एनी सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस, इफ द वर्ड, if we got the answer of what, who और whom, किसी सेंटेंस में अगर हमें what, who और whom का आंसर मिल रहा है, that is the word is the answer is called noun. Okay? किसी सेंटेंस में if in any sentence we got the answer of what, whom and whom, then it is a noun. तो इसके बाद नाउन का क्लासिफिकेशन बताया मैंने, ओके। और उसके बाद बताया क्या, अगर एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आ गया था सेंटेंस पे, इसलिए बता दिया, बाकी एडवर्ब के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर हम आगे नाउन पे कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू।